हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और जैसा कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखा था, हमने क्या देखा था भाई कि इंडियन इकोनॉमी का क्या स्थिति था या किस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। हमने वहां पर बात करी थी कि 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे देश के द्वारा सोचा गया और दूसरा कि हमारी कौन सी इकोनॉमी होगी, कौन सी टाइप की, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है भाई, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक जो है वो दोनों साथ में मिलकर चले। ठीक है, हमने ना तो कैपिटलिज्म को फॉलो किया और ना ही हमने सोशलिज्म को फॉलो किया। हमने मिक्स इकोनॉमी अपना बुद्धा वाला पाथ लेकर निकल पड़े। ठीक है, और उसी को निकलते वक्त उसमें एक प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। क्या बनाया गया भाई, प्लानिंग कमीशन को। अब प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, 1950 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी और थोड़ा सा हमने देखा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर किस तरीके से वहां पर चीजें जो है लेकर चली गई। आज जो होगा हमारा फोकस रहेगा कि पॉलिसी एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्या था। हमने वहां तो देखा था भाई जो एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत खराब थी, खास कर अगर देखा जाए कहाँ, 1947 में एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसका सीधा असर जो है आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्री सेक्टर पर भी देखने को मिला। तो क्या क्या पॉलिसी अपनाई गई 1947 के बाद, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक कौन कौन सी पॉलिसी जो है हमारे देश में अपनाई गई। इसमें एक पॉलिसी याद रखना है आप लोगों को, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या किया गया भाई, लैंड रिफॉर्म किया गया। जैसे अगर देखा जाए चाइना के कंपैरिजन में चाइना ने कभी भी लैंड को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी। चाइना को खुद ही यूज करने की कोशिश करी, क्योंकि वो सोशलिज्म जो है वो इकोनॉमी है, वहां पर सरकार ज्यादा रोल प्ले करती है इन कंपेयर टू जो प्राइवेट। लेकिन हमारे देश में ये बोला गया कि जमीन का हक जो है वो सारे लोगों को देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जमीनों का जो एक संघर्ष था लोगों का, वो बहुत जमाने से चलता हुआ आया था। पहले एक तरीके से राजा महाराजा, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके रखा था, तो लोगों को अपनी हक, जो जमीनी हक है वो कभी भी नहीं मिला था, जिसके वजह से लैंड रिफॉर्म यहाँ पर करना पड़ा और सारे लोगों में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। मतलब यहाँ लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप एंड टेनेंसी एंड द मैनेजमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग। सिंपल सी बात है कि लैंड होल्डिंग, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, उनको उनसे जमीन लेके छोटे छोटे किसानों में एक तरीके से बांटा गया। जो लैंडलॉर्ड थे उनकी जमीनों को लेकर किसानों में बांटा गया। और इसका मेजर रीजन क्या था, ताकि जो नीचे तबके के जो लोग हैं जिनको सताया गया है उनको एक तरीके से फ्रीडम महसूस हो। ठीक है, और ये काम किया गया किसके तहत, लैंड रिफॉर्म के तहत। ठीक है, इससे क्या हुआ भाई, इससे ग्रोथ हुआ एग्रो इकोनॉमिक। एग्रो इकोनॉमिक का सिंपल सी कि एग्रीकल्चर के थ्रू इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, ताकि सारे लोग अपने अपने लेवल पर काम करें और अपनी अनाज को मार्केट तक या अपने खाएं, ताकि चीजों को दिक्कत ना हो आगे चलकर। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद देखो आगे क्या था, आगे देखने को मिलेगा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। लैंड रिफॉर्म के तहत क्या किया गया, इंटरमीडिएटरीज को हटा दिया गया था। इंटरमीडिएटरीज कौन होते थे भाई, जमींदार। तो जमींदारी जो सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया, एक तरीके से खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। एक काम तो ये किया गया। दूसरा जो है, जो टेनेंसी रेगुलेशन टू इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि अगर कोई भी किसी खेत पर काम कर रहा है तो वो उसको नौकर के जैसा ट्रीट नहीं करेगा, प्रॉपर उसको वेजेस देगा, उस तरीके से चीजों को लेकर चला जाएगा। मतलब प्रॉपर रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं बना सकता है। अगर मान लो कोई काम किया, किसी का छोटा जमीन है तो वो वैसे नहीं हड़प सकता है। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए गए। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लगाया गया। सीलिंग का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड जो कि लैंडलॉर्ड के पास रहेगा, बाकी सारे लैंड आपको छोड़ने पड़ेंगे और सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट द डिस्पैरेटेड लैंड होल्डिंग्स, की जो भी डिस्पैरेटेड लैंड होल्डिंग जिसके पास बहुत ज्यादा था, कम था, उनको एक तरीके से इक्वलाइज करने की कोशिश की गई, ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, सबका मतलब एक ही है लगभग। ठीक है, इंकरेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, और ज्वाइंट फार्मिंग को इंकरेज किया गया। किसको, ज्वाइंट फार्मिंग। ज्वाइंट फार्मिंग का मतलब कि छोटे छोटे किसान है वो साथ में आकर अपनी फार्मिंग को करें, ताकि जो एक ही फसल की फार्मिंग करके वो जो है सरप्लस जो है वो अपने मार्केट में जाकर बेचें। लास्ट है सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी, की किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और सारी चीजों के बारे में, जहां भी दिक्कत परेशानी थी लैंड से रिलेटेड, उन सब सारे परेशानी को दूर किया गया। कहां, ग्राउंड लेवल पर।
जिसकी वजह से रिफॉर्म तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो अलग तरीके से चीजें देखने को मिली, वो अलग बात है। तो उसी के तहत जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, क्योंकि हमारे देश में भूखे जो लोग थे वो बहुत रहते थे, ठीक है, रहते ही थे। इसका मतलब क्या था, मेजर रीजन क्या था भाई भूखे रहने का, कि वो लोग जो है वो क्रॉप को उगाने का तरीका ही नहीं मालूम था, उगाते भी थे तो वो एक तरीके से सफिशिएंट नहीं होता था उनके लिए, जो कि बहुत दिक्कत परेशानी देखने को मिलता था, जिसके वजह से 1960s में और 1970s में, याद रखना 1960s में और 1970s में दो फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, जिसमें जो है खेती बाड़ी किस तरीके से की जाए और खेती को बढ़ावा देने के लिए ये रेवोल्यूशन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करो, ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करो, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कैसे करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कैसे करें, मान लो कि कीटाणु से जो है वो एक तरीके से फसल बर्बाद हो जाए तो वो ना हो, ठीक है, और HYV सीड्स वगैरह का इस्तेमाल कैसे करें, उन पर फोकस किया गया ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। प्रोडक्टिविटी का मतलब एक जमीन जहां पर वहां पर पैदावार 50 किलो गेहूं का हो रहा था, उसको हम 100 किलो गेहूं कैसे बनाएं, तो वो उनमें कौन सा बीज अपनाएं, उनमें कौन सा फर्टिलाइजर डालें, ताकि जो चीजें हैं वो एक तरीके से अच्छी हो। और इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ाया गया फसल के लिए। ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो। इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। हमारे इंडियन जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन, याद रखना। और वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के बारे में जिन्होंने बात करी थी वो कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों का नाम याद होना चाहिए भाई। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग कौन थे भाई, जो आपको देखने को मिलेंगे फाउंडिंग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट अ वर्ल्ड लेवल, ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पर। और इंडिया के कौन थे, NS स्वामीनाथन, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर इट रेफर्स टू द पीरियड वेयर इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज। इस पीरियड में मतलब 1960s में और 1970s में एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था उसमें क्या क्या यूजेस किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब HYV सीड्स, मतलब वैसा सीड्स जो पैदावार ज्यादा करे, कम जमीन पर ज्यादा पैदावार हो उसके लिए, ठीक है। टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बारे में वहां पर सिखाया गया लोगों को, और टेक्नोलॉजी जो है वो दिया गया। मॉडर्न टूल्स सच एज ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर फैसिलिटी, ताकि जो है वो अपनी प्रोडक्शन की लेवल को बढ़ा सके। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी हमारे जैसे देश के लिए, जहां पर जो है 30 से 40% लोग भूखे सोते थे, वहां पर एक तरीके से इन सब सारी चीजों को रेवोल्यूशनाइज किया गया ग्राउंड लेवल पर, ताकि खेती बाड़ी जो है बढ़ सके। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मेनली फोकस किया गया 3 एलिमेंट पर। अगर कोई बोलेगा व्हाट आर द 3 एलिमेंट थ्रू विच द एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कि वैसे लैंड, वैसे जमीन जो वैसे पड़ा हुआ 4-5 सालों से, 10 साल से जो बंजर हो चुका है, उनको फर्टिलाइज करने की बात जो है वहां पर की गई। फिर प्रॉपर या फिर प्रैक्टिस ऑफ डबल क्रॉपिंग। क्या होता था जनरली कि अगर ये है दोनों मोहतरमा, ठीक है, अब ये एक ही फसल जो है वो लगाती थी पूरे साल में, जिसके वजह से 6 महीना तो फसल रहता था उस जमीन पर और 6 महीना खाली रहता था। तो एक तरीके से क्या है, इनको बोला गया कि भाई आप क्या करो, 2 क्रॉप्स लगाओ कम से कम एक जमीन पर एक साल में, ताकि जो जमीन है वो खाली ना जाए और जमीन का प्रॉपर इस्तेमाल जो है हमारे किया जा सके, ठीक है, और जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ेगा भाई, ठीक है। यूजेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, HYV क्रॉप्स जो है उसका जो है इस्तेमाल करना शुरू करो, और उसकी इंप्रूव्ड जेनेटिक्स वाले जो सीड्स हैं वो इस्तेमाल करो, ताकि जो प्रोडक्शन लेवल है वो और भी बढ़ सके। तो देख रहे हो 3 एलिमेंट, ठीक है, 2 क्रॉप्स और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, और खास करके क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी लिख सकते हो बाय यूजिंग द इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर्ली, ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद देखो पॉलिसीज टू मेजर टू सॉल्व द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग 1950s और 90 से लेकर 1990 के बीच में। क्या बोला गया भाई, कौन कौन सी पॉलिसीज या कौन कौन से मेजर्स जो लिए गए ताकि जो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स है उनको जो है दूर किया जा सके, ठीक है। तो द लैंड टेन्योर सिस्टम जो है उसको खत्म किया गया, अभी हमने बात करी भाई, ठीक है। जैसे कि जमींदारी सिस्टम था उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। ड्यू टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स लो आउटपुट, इंडिया वाज कंपेल्ड टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था, हमारे देश में पहले खेती बाड़ी नहीं होता था ज्यादा, ठीक है, ज्यादातर ब्रिटिश जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप वगैरह उगाता था, तो फूड क्रॉप जो है बहुत कम उगता था, जिसके वजह से हम लोग USA से जो है बहुत ज्यादा क्या करते थे भाई, एक्सपोर्ट करते थे, या फिर बोला जाए इंपोर्ट करते थे हम लोग किससे,
यूएसए से, ठीक है, जिससे हमारा बहुत सारा फॉरेन करेंसी जो है डॉलर वो हमारे देश से बाहर देना पड़ता था, तो उसको सॉल्व करने के बारे में बात किया गया, ठीक है। यानी द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर देखने को मिलेगा अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर कोई भी पूछे एग्जामिनर कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था, क्या किस पर फोकस किया गया था, तो एग्रीकल्चर पर मेन फोकस था, क्योंकि हमें एक तरीके से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करना था, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक तरीके से जमींदारी सिस्टम तो खत्म किया गया, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था खास कर अगर एग्रीकल्चरल सिस्टम में देखा जाए, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी किए गए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर रिफॉर्म के लिए या प्रॉपर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक संस्थान बना देना। भाई वो संस्था है, वो चीजों को लेकर चलेगी, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रहा है तो वो संस्थान देखेगी। जैसे होता है ना कि कोई भी जैसे एग्जाम कराती है, यूपीएससी एग्जाम करा रही है, सीबीएसई एग्जाम करा रही है, अगर कोई सिर्फ भारत सरकार डायरेक्ट एग्जाम कराती तो दिक्कत परेशानी है। इनडायरेक्टली भारत सरकार ही करा रही है, लेकिन वो उसको एक किसको कार्यभार दे दिया, हाँ एनटीए को, एनटीए तो यूजीसी वो हो गया सीयूईटी का, ये कौन कराते हैं, सीबीएसई। सीबीएसई आपका एग्जाम कराते हैं ना भाई, ये जो 10th और 12th वाला जो सीबीएसई एग्जाम सीबीएसई कराती है, तो सीबीएसई एक संस्था है ना जो सरकार के लिए काम करती है, सरकार के लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं सारे बच्चों का। सेम उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं खोली गई, वैसे इंस्टीट्यूशन खोले गए जो कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर काम करे और उसको इंप्लीमेंट करे लैंड रिफॉर्म के स्ट्रेटेजी को, ठीक है। तो वही बोला गया वेरियस जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं हैव इंप्लीमेंटेड द लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटेजी, उसी तरीके से हमारे देश में भी एक तरीके से फॉलो किया गया। इन नेशंस लाइक इंडिया वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिलाइज ऑन, क्योंकि 80 to 85% पॉपुलेशन उस वक्त किस पर रिलाई कर रहे थे, एग्रीकल्चर पर, तो इसीलिए उनको जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करना या रिफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। टू रियलाइज द गोल ऑफ एग्रीकल्चर इक्विटी देयर नीड टू ब्रिंग अ लैंड रिफॉर्म, तो लैंड रिफॉर्म के रूप में, और वो लैंड रिफॉर्म को अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिया गया जिम्मेदारी, ताकि आप इसको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। आगे आगे जाए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहला एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएटेस, बाद में आ रहा है वही चीज बार बार, ठीक है। बस चीजों को थोड़ा सा याद रखना है कि वही घुमा फिरा के लिखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है। पहले आए भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म किया गया, यहाँ की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म क्या क्या किया गया, तो हमें क्या किया गया, एबॉलिश ऑफ इंटरमीडिएटेस, जमींदारी सिस्टम खत्म किया गया। दूसरा जो है और वो ओनरशिप किसको दिया गया, टीलर्स को, टीनेंट्स को या फिर फार्मर्स को, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको अपना हक दिया गया, जमीनी हक दिया गया। उसके बाद लैंड सीलिंग किया गया भाई, लैंड के क्या भाई इतना ज्यादा जमीन आप जमींदार है वो नहीं रख सकते हैं, आपको नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। रेंट को रेगुलेट किया गया भाई कि रेंट हैव बीन रेगुलेटेड टू स्टॉप द फार्मर फ्रॉम एंगेजिंग द इनएप्रोप्रिएट और इलीगल एक्सटॉर्शन। बहुत मान लो कि कोई काम करता था जमींदार के नीचे, तो उनको वेतन नहीं दिया जाता था सही ढंग से, जैसे तैसे करके पूरा साल भर काम किया, जो थोड़ा बहुत दे दे रहा और नहीं दे रहा तो लात मार के भगा दे रहा, काम करवा रहा पूरा लेकिन काम नहीं दे रहा, मतलब काम का पैसा या फिर अनाज नहीं दे रहा था, तो उसको रेगुलेट किया गया, ठीक है, ताकि जो रेंट है वो प्रॉपर तरीके से उनको मिल पाए, ठीक है। तो याद रखना यहाँ बोला गया दीज ऑफेंस डू नॉट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू, और ये 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, हाँ मैं ही फंस गया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि रिड्यूस किया गया ना फ्रैगमेंटेड को, मतलब जो फ्रैगमेंटेड लैंड है ताकि वो रिड्यूस हो पाए, ठीक है, ये बात है इंपॉर्टेंट है। टू कॉमन प्रैक्टिस एंड गिव द लैंड टू द फार्मर in one location to replace his scattered holding here and there, क्या किया गया बहुत जगह सारे जगह पर कि किसी मान लो फार्मर को फार्मर 1 फार्मर 2 इसका जमीन कोई उस गांव में है, कोई उस गांव में है, कोई इस गांव में है, उनको बोला गया भाई तुम इस गांव को छोड़ो, तुम एक गांव को चुनो, वहीं पर तुमको जमीन देंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन जो बटा हुआ था, जो अलग अलग, जैसे मान लो कोई जमींदार का जमीन, हाँ टुकड़े में बटा हुआ तो उसको रिड्यूस किया गया कि भाई ये टुकड़े में जमीन मत रखिए, आप एक साथ जमीन ले लो ताकि आप फार्मिंग करो तो एक साथ ही करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव मैंने बताया कि सारे किसानों को बोला गया कि जो छोटे छोटे किसान थे कि भाई आप लोग साथ में आके खेती करो, ताकि आप एक साथ ही पैदावार करो और एक ही साथ उस पैदावार को मार्केट में जाकर बेचने का काम करो, ठीक है। चाइना में तो वो तो पूरा
वो पूरा ही वही था। यहाँ पर तो छोटे छोटे लेवल पर प्रयास किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि मैंने बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे वो एक तरीके से कौन थे भाई, अमेरिकन एग्रीकल्चरलिस्ट, जिन्होंने सबसे पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। और हमारे देश में कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। और मेन मोटो क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का, ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, बाय इंप्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटी। बस ये याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस किस तरीके से हुआ, हमने क्या बोला कि 2 फेजेस में हुआ, उन फेजेस को देखेंगे। तो फर्स्ट फेज में जो है, द फर्स्ट फेज वाज इन मिड 60s टू मिड 70s, मतलब अगर देखा जाए 1965 से लेकर 1975 में, जो कि जनरली 1960s बोला जाता है, लेकिन मिड 60s मिड 70s में याद रखना कि उस समय पहली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो लाया गया, उसका पहला फेज कि पहले हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पहले वैसे एरिया को चुना गया भाई जहाँ की इरिगेशन फैसिलिटी ठीक है, जहाँ की खेत ज्यादा उपजाऊ की मिट्टी है, जैसे पंजाब वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन में, ठीक है, साउथ के कुछ रीजन में, जहाँ की मिट्टी पहले से उपजाऊ है, तो हमें वहां पर ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लगाने हैं और एक तरीके से वहां पर पानी वानी की व्यवस्था है, बढ़िया से काम होगा। तो अगर बोला जाए देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन मोर एफ्लुएंट स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिसाइड द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स प्राइमरली प्रोवाइड अ बेनिफिट ऑफ द व्हीट ग्रोइंग रीजन ओनली। यहाँ पर क्या कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड ज्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुम लोग का खेत पहले ही उपजाऊ है, तो उस तरीके की जो खेती करो जो कि उस खेत के लिए सुटेबल है, और ज्यादा क्या था सुटेबल, व्हीट के लिए। तो वहां पर व्हीट वगैरह उगाया गया भाई। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे बिना प्लान का शुरुआत कर दी है लोग, नहीं, प्रॉपर तरीके से चला गया। सेकेंड फेज में क्या फोकस किया गया, जो 1975 से लेकर 1985 तक चला था, ठीक है। इसमें द सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फ्रॉम मिड 70s to mid 80s and this phase technology of HYV spread to the large number of state and provide a benefit to more variety of crops। वहां पर क्या बोला गया, अब व्हीट के पहले एक ही वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आते थे, अब 4 वैरायटी कर दिया। क्यों, सबने टेस्ट करा कि ये वाले सॉइल जो मान लो कि झारखंड में जो सॉइल है वहां पर कौन से बीज अगर बोया जाए ताकि वहां जो है व्हीट ज्यादा पैदावार हो सके, इसलिए जरूरी है भाई। अब मान लो कि कोई भी सॉइल में कोई भी क्रॉप नहीं हो जाएगा ना। अब मान लो कि अब चाय का बागान तुम यहाँ पर देहरादून में लगा दोगे तो नहीं होगा, सिंपल। चाय का बागान राजस्थान में लगा दोगे नहीं होगा। तो सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग मिट्टी थी, तो अलग अलग मिट्टी में सबसे पहली बार उपजाऊ मिट्टी पर अलग तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट किया गया कि आप HYV सीड्स डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, जो हम लोग बोलेंगे उसी तरीके से लेकर चलना है, और ज्यादातर व्हीट पर फोकस करना है। और सेकंड फेज पर भी व्हीट और राइस दोनों पर फोकस किया गया। तो अगर जनरल देखा जाए तो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत 2 एग्रीकल्चर को बढ़ाने के बारे में बात किया गया था, व्हीट एंड राइस का। इसीलिए देखो आज हमारे खाने में लगभग समय आपको देखने मिलेगा व्हीट और राइस तो रहता ही रहता है। अगर नहीं खाओगे तो संतुष्टि नहीं होता है कि नहीं, अगर जो प्रॉपर इंडियन होगा। अब जो विदेश में पला बड़ा वो अलग बात है। तो आखिरकार अचीवमेंट एंड बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक तो हमें याद रखना है, 2 अभी बताया मैंने, एमएस स्वामीनाथन याद रखना है, नॉर्मन ई बोरलॉग याद रखना है। कब आया था भाई, 1965 से लेकर 1975 में पहला फेज, और 1975 से 1985 दूसरा फेज। फर्स्ट फेज में वैसे स्टेट पर फोकस किया गया जिसकी क्रॉपिंग पैटर्न पहले से अच्छी थी, ठीक है, और उनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने से रोका गया, ताकि ऐसा ना हो कि खेत में पैदावार जो है वो एक डिसएडवांटेज के रूप में काम करे। पहले हम टेस्ट एंड ड्राइव करेंगे, उसके बाद चीजों को लेकर चलेंगे। 1975 1985 में जो है क्रॉप्स वगैरह के वैरायटीज वगैरह लाए गए, जो कि कौन से क्रॉप्स है, HYV सीड्स वगैरह से होने वाले क्रॉप्स को, ठीक है। तो वहाँ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मतलब अलग अलग जितने भी स्टेट्स थे उनको इंप्रूव करने की कोशिश की। जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए था वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दिया। तो अगर देखा जाए तो क्या हुआ, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन है वो एक तरीके से कम हुआ। इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, क्या हुआ भाई, फूड प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ। रिडक्शन इन द फूड प्राइस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, और इसमें क्या हुआ भाई, जो फूड प्राइसेस था वो एक तरीके से कम हुआ। क्यों, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज्यादा पैदावार कर रहे थे, अब हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। तो अगर बाहर वाला भी अब दे रहा था तो सस्ते में दे रहा था, क्यों, उनको पता है कि पहले से इनके पास है, तो अगर हम इसको महंगा में बेचेंगे तो और कहाँ खरीदेगा ये, ठीक है।
ये था। रिड्यूसेस द इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के इशू को भी सॉल्व किया गया खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत, ताकि जो चीजें हैं वो एक तरीके से चलती रहे। अब यहाँ पर ना एक काम किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, बहुत सारे किसानों को सब्सिडी दिया गया। सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना। छूट का मतलब क्या होगा भाई, कि तुम उगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा हम लगाएंगे, बाकी तुम उगा के उसको मार्केट में बेचो। इसका मतलब क्या है कि उनका अपना पैसा नहीं, सारा सरकार का पैसा जा रहा है, ठीक है। बेचा हुआ पैसा वो अपना रखें, अगले साल वो अपनी खेती करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, उनको छूट दिया गया शुरुआती स्थिति में कि आप एक तरीके से लगाइए, तो अनाज लगाइए ना, उसके बाकी सब हम देख लेंगे। मतलब अगर देखा जाए ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर थॉट दैट द न्यू टेक्नोलॉजी वाज रिस्की। शुरुआत में वो लोग रिस्क लेने से मना कर रहे थे, HYP सीड्स इस्तेमाल करने से उन लोगों को लग रहा था कि भाई गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजर का, खाद का इस्तेमाल करेंगे, पहले तो गोबर का इस्तेमाल करते थे, अभी खाद का इस्तेमाल करने लगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो खा रहे हैं वो भी नहीं खा पाएंगे। तो इसकी वजह से देयरफॉर द गवर्नमेंट हैड टू, इसीलिए गवर्नमेंट को क्या देना पड़ा, सब्सिडी। तो उन लोगों को विश्वास हो गया, चलो भाई कम से कम सरकार पैसा दे रही है, इसका मतलब सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। एंड फार्मर्स एज एन इंसेंटिव फॉर देम टू अडॉप्ट अ न्यू HYV टेक्नोलॉजी, कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका आप इस्तेमाल करो। पहले करना ही नहीं चाह रहे थे इस्तेमाल उसको, फिर एक तरीके से उसको अवेयरनेस फैलाया गया और सब्सिडी दिया गया, तो बहुत सारे किसानों ने उसको अपनाया। इन फेवर, सब्सिडी के फेवर में कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में रहते हैं। खास कर आज भी देखो MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है भाई, MSP, एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है मार्केट रेट से ऊपर किसानों के अनाजों को। तो एक तरीके से वो कुछ लोगों को खटकता है, कुछ लोगों को नहीं खटकता है। तो ये दोनों को हम केस को समझेंगे, क्या सब्सिडी जो है वो अच्छा है या क्या सब्सिडी जो है वो बुरा है। तो अगर बोला जाए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं हु आर इन द फेवर ऑफ सब्सिडी, कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको जो है फेवर में भाई सब्सिडी मिल देना चाहिए सरकार को, दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू ग्रांट एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज इन इंडिया फार्मिंग इज अ रिस्की बिजनेस। रिस्की बिजनेस है भाई, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जो है फार्मिंग के लिए क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि बारिश होगा तो अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुआ तो अच्छा, क्योंकि आज भी हमारा इरिगेशन फैसिलिटी उस तरीके से बढ़ा नहीं है या फिर प्रोवाइडेड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फालतू का बोझ है। क्या बोलते हैं भाई, कि ये बोलते हैं कि किस यहाँ पर दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट ग्रांट द सब्सिडी टू द पुअर फार्मर एज एन इंसेंटिव फॉर देम टू अडॉप्ट अ न्यू यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो टेक्नोलॉजी, दे देन इट शुड बी अ फेज्ड आउट द सब्सिडी वंस द न्यू टेक्नोलॉजी इज वाइडली एक्सेप्टेड। कि ये सरकार के लिए बोझ का काम कर रहा है एक तरीके से, और शुरुआत में इंसेंटिव देना चाहिए, छूट देना चाहिए थोड़ा बहुत, जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को अपना नहीं लेते हैं। एक बार उन्होंने अपना लिया, फिर उसके बाद सरकार को सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज तक सरकार ने वैसा कुछ किया नहीं, सब्सिडी सरकार दे ही रही है आज भी, ठीक है। इसको देख के चलो। फिर यहाँ तक हमारा एग्रीकल्चर सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि समझ के चलना है। अब इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म किया 1950 से लेकर 1990 तक, याद रखना। इसमें एक था 1956 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट था, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में लाया गया था। या कोई पूछ ले कि हमारे देश में इंडस्ट्री पर फोकस मेनली कब किया गया, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान पर फोकस किया। कोई लोग बोलता है कि भाई एग्रीकल्चर को 5 साल हम फोकस किए, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर को फोकस करना बंद कर दिया, कि अगर और 5 साल अगर हम एग्रीकल्चर को देते तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर और भी अच्छे से बढ़ रहा होता। लेकिन हमने नहीं दिया, हमने किस पर शिफ्ट कर गए, इंडस्ट्री पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड एंड देयर वाज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग, अब क्या था, खेत में 4 लोगों की जरूरत होती थी, अब यहाँ 6 लोग 7 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो बाकी 2 लोग हैं या बाकी जो 6 लोग हैं वो तो फालतू के यहाँ पर है ना भाई। तो उनको सरकार ने सोचा कि भाई उनको क्यों ना इंडस्ट्री की तरफ जो है अट्रैक्ट किया जाए, इंडस्ट्री को बढ़ाकर, ताकि वो जो 4 लोग हैं वो या 6 लोग हैं वो आके इंडस्ट्री में काम करें, और वो लोग 4 लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि 4 लोग भी खेती कर रहे हैं तभी 50 किलो गेहूं उगा पा रहे हैं, और 10 लोग कर रहे हैं तभी 50 किलो गेहूं उगा रहे हैं। तो वहां 10 लोग की जो क्या जरूरत है भाई, 4 लोगों से काम बन रहा है, तो वो 6 लोग कहां पर आ जाए, इंडस्ट्री में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि समझ के चलना है, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया वाज डन टू अनफोल्ड द पॉपुलेशन विद अ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कोई भी पूछे कि भाई मेन मकसद क्या था सरकार का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने का, तो मेन मकसद ये था कि लोग जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा घुसे पड़े हैं वहां से थोड़ा सा निकलकर
एक तरीके से चीजें जो है और भी दुनिया है और भी जगह एम्प्लॉयमेंट है, उनके जो अपॉर्चुनिटी को जाकर अवेल करें, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में बात किया गया था, रोजगार दिया जाए। तो द इंडस्ट्री आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड द साइज ऑफ द इंडस्ट्री एंड ओनरशिप। देखो वैसे इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल के हिसाब से अलग से क्लासिफाई होता है भाई, ठीक है। इंडस्ट्री ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक इंडस्ट्री, है कि नहीं। आप साइज ऑफ कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, कोई होता है मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। तो नीड एंड द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया डेवलपमेंट, कि क्या नीड और क्या एक तरीके से रोल रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारे देश की डेवलपमेंट में 1950 से लेकर 1990 के बीच में। पहली बात तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने के लिए, कि हम लोग अपने पर निर्भर हो पाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग ऐसा ना हो कि हर चीज के लिए अगर गेहूं से मतलब कोई अलग कोई प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका से मांगना पड़ रहा है, हम लोग यहीं पर एक तरीके से सेल्फ रिलायंट हो पाए, इस पर फोकस किया गया। बैलेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि एक ही ऑक्यूपेशन पर मतलब एग्रीकल्चर पर ही लोग ज्यादा ना रह जाए भाई, इंडस्ट्री पर भी फोकस करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़े, वो इंपॉर्टेंट था। इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, और अब जब भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, जिससे एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसका डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक डेवलप होगा, जिससे आगे चलकर जो लोगों का मदद भी होगा और लोग जो है वो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर से उधर भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ के चल सकते हैं। देखो 1956 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया, जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन 2 फेज में लाया गया भाई एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए 1950 से लेकर 1990 के बीच में, सेम उसी तरीके से पहला जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 में लाया गया, और जो कि क्या हमने बोला अभी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो अगर देखा जाए आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948, देखो 1948 में जैसे देश आजाद हुआ ना, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उसमें रिफॉर्म करने के बारे में बोला गया था, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ। इसीलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग 5 ईयर प्लान के तहत जो है वो चीजें लेकर चलें। तो इसी के तहत जो है इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन लाया गया 1956 में, और किसके द्वारा भाई, इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारत सरकार। तो इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, तो याद रखना कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे भाई बहुत तेजी से। दूसरा क्या करेंगे, रीजनल सेक्टर, मतलब जो रीजनल सेक्टर है मतलब हम लोग उसको गाँव में भी कहीं कहीं लगाएंगे और शहरों में भी एक तरीके से लगाने का काम करेंगे। इंसेंटिव टू द लेबर, कि जो लेबर यहाँ काम करने आएगा एग्रीकल्चर को छोड़कर, उनको हम थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे, ज्यादा पैसा वगैरह देंगे। प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन किसी एक सेक्टर के हाथ में ना रहे, अलग अलग सेक्टर में बटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मान लो एग्रीकल्चर फेल हो गया, ठीक है, या एग्रीकल्चर उतने अच्छे तरीके से इस साल नहीं हुआ तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे, तो वैसा ना हो, वैसा ना हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है कि एम्प्लॉयमेंट इज द मेन फैक्टर जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 किया गया, ठीक है, जो कि आपको समझ के चलना है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद लास्ट सेक्टर कौन सा बच गया, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर को बर्बाद किया गया था सुएज कैनाल के बाद, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, मतलब बेहतर तरीके से बर्बाद किया गया था। कौन किया था, ब्रिटिशर्स ने। अच्छे तरीके से किया था ना भाई बर्बाद, एक होता है गंदे तरीके से बर्बाद, ये तो अच्छे तरीके से किया ना, मतलब हम लोगों को लुभा लुभा के हमारी जो प्रोडक्ट है वो अपने देश ले जाता था, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ना कि जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका से, वो एक्सपोर्ट कैसे कम हो, मतलब इंपोर्ट कैसे कम हो। जो एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका यहाँ पर, या फिर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से खाने के प्रोडक्ट को, उसको कैसे कम करें, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, है। हाँ, सेल्फ रिलायंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि भाई हम लोग इंपोर्ट ना करके हम वो चीज खुद ही अपने घर में उगाएं या खुद ही घर में बनाएं, तो हम लोगों को बाहर से मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास इंडस्ट्री, हम लोग थोड़ा सा अगर सही से कर देंगे, ठीक है, तो अपने आप ही एक तरीके से सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे, ठीक है। तो बोला कि एट दैट टाइम अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया इन 1950s, इंडियाज पोर्शन ऑफ द ट्रेड वाज, देख रहे हो, जितना ट्रेड करते थे उसका 1.78% ही हम लोग जो है वो ट्रेड करते थे, जो कि बहुत कम था। क्या था भाई, ये ना के बराबर ही था कि ट्रेड आप कर ही कहाँ रहे हो, मतलब हमारे देश में डॉलर नहीं आ रहा है,
सिंपल सी बात है। तो द फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट कॉमनली कॉल्ड अ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। तो हम लोगों ने क्या फोकस करा, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, कि हम लोग अपने देश के ऊपर ही फोकस करेंगे, हम लोग बाहर से कोई भी सामान नहीं मंगाएंगे। सबसे पहली बात जो जैसे कि हमने क्या बताया, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में फोकस किया गया, एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, इंडस्ट्री पे फोकस किया गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ताकि एग्रीकल्चर से लोग छोड़कर इधर काम करने आए। फॉरेन सेक्टर में फोकस किया गया कि जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या जो एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका, जो हमारे देश में फूड वाले प्रोडक्ट को उसको कम कैसे किया जाए, वो कम कैसे करेंगे जब हम अपनी इकोनॉमी को देखेंगे। मतलब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को फोकस किया गया, ठीक है। उसके बाद टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब भाई इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम अपने से प्रोडक्ट बनाएंगे, इंपोर्ट हम लोग एक तरीके से नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, ठीक है। तो इंपोर्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने वाले गुड्स से, तो अपने आप ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा, फिर हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल बोला, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल मेड इन द फॉरेन कंट्रीज, इंडस्ट्री वुड इंकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। एक है कि हम बाहर से गाड़ी मंगवा रहे हैं, ट्रैक्टर मंगवा रहे हैं, ट्रैक्टर खेतों में इस्तेमाल करने के लिए हम ट्रैक्टर बाहर से मंगवा रहे हैं, क्यों ना हम लोग ट्रैक्टर बनाने वाली मशीन को ही यहाँ एक बार ले आए और एक तरीके से यही इंडस्ट्री को बोलते बनाने के लिए, काम हो गया। तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, खास कर फॉरेन पॉलिसी के तहत। उसके बाद रीजंस फॉर इंपोर्ट, जो देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी कैन बी सर्व द फॉलोइंग टू डेफिनेशन। पहला, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ताकि हम अपना आत्मनिर्भर हो पाए, और दूसरा क्या है, सेविंग एंड प्रीवियस फॉरेन एक्सचेंज, कि जो हमारा डॉलर है वो उसको हम बचा सकें, है ना। समझो, इंपोर्ट करते हो आप तो डॉलर आप दे रहे हो ना भाई अमेरिका को, आप अनाज ले रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, डॉलर दे रहे हो। तो अगर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो डॉलर हमें नहीं देना पड़ेगा भाई, हम लोग जो बेचेंगे बाहर उससे जो डॉलर आएगा वो हम लोग डॉलर धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे, और उससे हमारा फॉरेन करेंसी और भी मजबूत हो जाएगा, या फॉरेन एक्सचेंज और भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। रीजंस क्या था भाई, सिंपल सी बात है, वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज दैट वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन द पोजीशन टू compete अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्री। कि हम लोग डायरेक्टली तो compete नहीं कर सकते ना भाई, तो इससे अच्छा है कि हम नहीं लेंगे, हम अपने देश में उगा लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे भाई हम नहीं ले पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाता। वो मान लो कि आगे चलकर हम लोन मांगते, कुछ भी मांगते तो नहीं देता, तो इसीलिए बड़े लोगों से बनाकर रखना पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर किया गया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया गया, पहला रीजन था। बिसाइड बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। अब सोचो, एक तो भाई आप ऐसा तो अचानक से बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जो ट्रैक्टर बनाने वाली मशीन वो भी तो हम बाहर से ही मंगवाएंगे। तो अगर हम ये अचानक से बंद कर देंगे तो ये बोलकर कि हम दूसरे कंट्री से ले रहे हैं तो गड़बड़ है। तो क्यों ना हम अपने से बनाएं, ताकि वो समझ जाए कि भाई अपने देश में बना रहा है तो हमसे कैपिटल गुड्स मांग रहा है तो हम दे देते हैं। तो ये दोनों बहुत मेजर रीजन था, जिसके वजह से एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 1950 से लेकर 1990 के बीच में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया गया। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा हमारा एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। तो एलपीजी रिफॉर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।